तो इतिहास जानने के स्रोतों में हमने पढ़ा था साहित्यिक स्रोत, और अब दूसरा पढ़ रहे हैं हम पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत हमने पूरा अध्ययन कर लिया था। एक बार अगर रिवाइज करें तो धार्मिक, धर्मेतर और वंशावली। और अब हम बात कर रहे हैं पुरातात्विक स्रोतों की। पुरातात्विक स्रोत को मुख्य रूप से बांट लेते हैं पहले तो, ताकि सरलता से अध्ययन कर सकें। सबसे पहला था उत्खनन से प्राप्त अवशेष। उत्खनन से प्राप्त अवशेष, यहां पर हम पढ़ेंगे औजार, उपकरण और मृद भांडों के बारे में। दूसरा हमारा हम पढ़ लेंगे अभिलेखों के बारे में। तीसरा हम अध्ययन करेंगे सिक्कों व मुहरों के बारे में। इसके अलावा हम अध्ययन करेंगे मंदिर, भवन और स्मारकों के बारे में। और अंत में हम पढ़ेंगे मूर्तिलेख, चैल चित्रकला, जिसे हम सीधा लिख देते हैं चैल चित्रकला। अब पुरातात्विक स्रोत क्या है इसका अध्ययन हमने कर लिया था, और एक बार हम और इसको देख लेते हैं कि पुरातात्विक स्रोत है क्या। तो इतिहास जानने के वे प्राचीन स्रोत जो हमें पुरातत्व के रूप में, यानी जिसकी हमने कहीं न कहीं खोज की है, जिसकी हमें कहीं न कहीं खोज की है, चाहे वो उत्खनन से प्राप्त औजार क्यों ना हो, चाहे अभिलेख क्यों ना हो, सिक्के मुहरे क्यों ना हो, मंदिर क्यों ना हो, ये स्रोत हमें प्राचीन तत्वों के रूप में प्राप्त हुए हैं, उसे हम कहेंगे पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत का महत्व साहित्यिक स्रोत से ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इतिहास की शुरुआत जो है वो इस पुरातात्विक स्रोतों से हुई। साहित्यिक स्रोत तो बहुत बाद में आए, लेकिन पुरातात्विक स्रोतों की खोज पहले ही हो चुकी थी, चाहे वो पाषाण काल लें हम, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता काल लें। अब सबसे पहला इसके अंदर आता है उत्खनन। उत्खनन से प्राप्त अवशेष, जिसमें हम अध्ययन करेंगे औजार, उपकरण और मृद भांड संस्कृतियां। जब शुरुआत में मानव का विकास हुआ, जब मानव की उत्पत्ति हुई और उत्पत्ति के बाद विकास हुआ, उसकी जानकारी हमें इन औजारों से प्राप्त होती है, इन उपकरणों से प्राप्त होती है कि आदि मानव किन किन औजारों का प्रयोग करता था, किन किन उपकरणों का प्रयोग करता था, और उनका प्रयोग करके वो अपना भोजन कैसे बनाता था, वो उपकरणों के द्वारा रहता कैसे था, इन सब की जानकारी हमें इनसे प्राप्त होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इतिहास जानने के सबसे प्राचीन स्रोत जो है वो है औजार और उपकरण। इतिहास जानने के सबसे प्राचीन स्रोत जो हैं वो है औजार और उपकरण, जिनसे हमें जानकारी मिलती है। लेकिन जैसे ही मानव ने मृदभांड का उपयोग करना प्रारंभ किया, हमने पढ़ा था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाने प्रारंभ कर दिए। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। और जैसे ही मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ किया, उसके बाद इन मृदभांड संस्कृतियां ज्यादा बन गई और इनका प्रयोग होना कम हो गया, यानी हमें मृदभांड मिलने ज्यादा प्रारंभ हो गए। और वर्तमान में सबसे अधिक इतिहास जानने का अगर स्रोत प्राप्त होता है तो वो होता है मृदभांड। तो ये तो हो गया उत्खनन से प्राप्त अवशेष में मृदभांड। और मृदभांड में हम मुख्यतः 4 संस्कृतियों का अध्ययन करेंगे। 4 मृदभांड संस्कृतियां, विशेष ध्यान रख लेना, मृदभांड की 4 संस्कृतियां। सबसे पहली संस्कृति जो है उसको हम कहते हैं ओसीपी। ओसीपी को कहेंगे हम गेरुए युक्त मृदभांड, गेरुए रंग मृदभांड संस्कृति। दूसरा हम कहेंगे
B&R काले और लाल मृद भांड। तीसरा हम कहेंगे PGW, PGW को हम कहेंगे प्रिंटेड, चित्रित स्लेटी रंग, ग्रे मृद भांड संस्कृति। और चौथा हम कहेंगे NPBW, उत्तरी काली पोलिस वाले मृद, उत्तरी काली पोलिस वाले मृद भांड। अब एक ये क्या है, ये मृद भांड की संस्कृतियां हैं। संस्कृतियों का मतलब था कि जिस समय मनुष्य ने ये मृद भांड बनाने प्रारंभ किए, उस समय उसके द्वारा बनाए गए मृद भांड जो थे वो या तो बड़े थे, छोटे थे, या उनका जो बनाने का तरीका था वो अलग था। और धीरे धीरे जब मनुष्य ने अपना विकास करता गया तो उसके बाद वो इस तरह के मृद भांड यानी अपनी कला में कुशल होता गया, और कुशल होते होते उसने अंत में जाकर उत्तरी भाग में काली पोलिस वाले मृद भांड बनाने प्रारंभ कर लिए, जिसे कहा गया उत्तरी काली पोलिस वाले मृद भांड कहा गया। यानी 4 संस्कृतियां मृद भांड की। यानी इसको हम करेंगे कि मिट्टी के बर्तन बनाने जब मनुष्य ने प्रारंभ किए, उससे लगाकर जब वो बनाने में कुशल हो गया, उस समय के दौरान जो बीच में समय आया, उस समय को हम कहेंगे का मृद भांड संस्कृतियां। यानी सबसे पहले उसने OCP, गेरुए रंग की मृद भांड संस्कृति बनाई उसने। यानी सबसे पहले जो बर्तन बनाए वो गेरुए रंग की मिट्टी के थे, उसके ऊपर किसी प्रकार की पॉलिश नहीं थी, किसी प्रकार की चित्रकारी नहीं थी, केवल मृद भांड बनाए ताकि वो सामान को सुरक्षित रख सकें। यानी जो बचा हुआ सामान था उसको सुरक्षित रख सकें, इसके लिए उन्होंने इसका निर्माण किया। उसके बाद उसने बनाए B&RW, यानी अब थोड़ा वो बनाना सीख गया, और सीखने पर उसने इस गेरुए रंग के स्थान पर काले रंग की मिट्टी और लाल रंग की मिट्टी का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। दोनों का एक साथ प्रयोग करना, आधी काली और आधी लाल रंग की मिट्टी का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसे हम कहेंगे B&RW, काले और लाल मृद भांड। उसके बाद थोड़ा और सीख गया, वो कुशल हो गया, और PGW यानी चित्रित स्लेटी रंग मृद भांड। यानी अब उसने उस मृद भांडों पर क्या करना प्रारंभ कर दिया, चित्रों का अंकन करना प्रारंभ कर दिया, और स्लेटी रंग के बनाने प्रारंभ कर दिए। रंग तो अलग अलग मिट्टी का होता गया, और उसने उसके ऊपर चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। और उसके बाद NPBW यानी इसमें उन्होंने काली पोलिस वाले मृद भांड बनाना कर दिए। यानी पहले तो केवल मिट्टी के बना रहा था, अब उसने क्या किया, मिट्टी के ऊपर पॉलिश करनी प्रारंभ कर दी, जिससे वो चमकीला बन सके। और चमकीला बनाने के लिए उसने उसके ऊपर पॉलिश लगाना प्रारंभ कर दिया था, जिससे हम कहेंगे उत्तरी काली पॉलिश वाले मृद भांड। ये मृद भांड हम मिलते हैं मौर्य काल में। ये मृद भांड हमें उत्तर वैदिक काल और मौर्य काल के दौरान मिलते हैं, और ये बाकी ये जो मिलती है हमें, ये वैदिक काल के दौरान मिलते हैं, चित्रित दूसरे मृद भांड या चित्र स्लेटी मृद भांड। और ये दोनों मिलते हैं हमें इस वैदिक काल से पहले, सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल के दौरान ये दोनों मिलते हैं। ये मिलते हैं हमें वैदिक काल में, और ये संस्कृति मिलती है हमें उत्तर वैदिक काल में। तो इस प्रकार से ये हो गई हमारी मृद भांड संस्कृति। यानी इसके अलावा औजार और उपकरण, अगर औजारों की बात करें तो मनुष्य ने सबसे पहले अपनी रक्षा के लिए पत्थर के औजार, जिसे हम कहेंगे पाषाण काल में, हमने पढ़ा था, पत्थर के औजार बनाने प्रारंभ किए। और पत्थर के औजार भी उन्होंने अलग अलग तरह से बनाए। पहले बड़े औजार वो बनाना जानता नहीं था, केवल उनका प्रयोग कर रहा था। उसके बाद उसे बनाने की कुशलता आती गई, और उसके साथ साथ छोटे छोटे औजार बनाने उसने प्रारंभ कर लिए। पत्थर के औजारों के साथ साथ मनुष्य ने पत्थर के बाद धातु का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो उन औजारों को किस बनाना प्रारंभ कर दिया, धातु के अंदर। और धातु में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि मनुष्य सबसे पहले किसका प्रयोग कर रहा था, तांबे का। और फिर तांबे में उसने क्या मिलाया, जिंक, और जिंक मिलाकर उसने क्या बना दिया, कांसा। जिंक या जस्ता मिलाकर उसने कांसा बनाया, और कांसे के बाद लोहे का औजार आविष्कार हुआ। इस प्रकार से वो धातु के औजार बनाता गया।
ये था उत्खनन से प्राप्त अवशेष हमारा। इसके बाद दूसरा आता है हमारा अभिलेख। दूसरा महत्वपूर्ण आता है हमारा अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं और इसके क्या भाग हैं? अभिलेख यानी किसी के ऊपर लिखा गया, किसी भी वस्तु के ऊपर लिखा गया, जिसे हम कहेंगे अभिलेख। चाहे मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, चाहे बर्तनों पर लिख रहे हैं हम, चाहे हम किसी पत्थर पे लिख रहे हैं, किसी शिला पे लिख रहे हैं, किसी स्तंभ पे लिख रहे हैं, किसी के ऊपर भी हम लिख रहे हैं, उसको हम अभिलेख कहेंगे। सीधी सी परिभाषा अभिलेख की यही होती है कि हम जिस किसी के ऊपर भी जो लिख रहे हैं और वो लिखा हुआ हमारे इतिहास को जानने में मदद करता है, तो हम उसको अभिलेख कहेंगे और इतिहास जानने के स्रोतों में शामिल करेंगे उसे। ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी गई है, लेकिन कुछ चीजों का मतलब नहीं है इतिहास में, या जो चीज मानव जीवन को प्रभावित नहीं करती है उनको हम इतिहास में नहीं रखेंगे, क्योंकि इतिहास जानने के स्रोतों में उन वस्तुओं को शामिल करेंगे जो हमारे मानव जीवन को प्रभावित करती है, चाहे वो किताब क्यों ना हो, अभिलेख क्यों ना हो, मर्दबान संस्कृतियाँ क्यों ना हो, सिक्के मोहरे क्यों ना हो, जो मानव जीवन को प्रभावित करती है उन्हीं को हम इतिहास के स्रोतों में शामिल करेंगे। तो अभिलेख किसी भी वस्तु पर लिखी गई, ऊपर लिखा हुआ, और वो लिखा हुआ जो मानव जीवन को प्रभावित करता है, उसे हम कहेंगे अभिलेख। अभिलेख के प्रमुख भाग, अभिलेख के भागों की बात करें तो अभिलेख को हम शिलालेख में बांट सकते हैं, स्तंभ लेख, इसके साथ साथ मूर्ति लेख, गुहा लेख, यानी जिस पर भी हम लिखेंगे उसके आगे लेख लगा दो, बन जाएगा। शिलालेख यानी पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर लिखना, जिसे हम कहेंगे शिलालेख। स्तंभ लेख, अब आता है कि शिलालेख और स्तंभ लेख इन दोनों में अंतर क्या है? शिलालेख और स्तंभ लेख इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि अगर पत्थर की शिला पर लिखा गया है उसे हम कहेंगे शिलालेख, लेकिन स्तंभ पर लिखा गया है, स्तंभ कैसे बनाएंगे? स्तंभ मनुष्य के द्वारा कर्तव्य रूप से बनाया गया, उसके ऊपर पॉलिश की गई, फिर उसके ऊपर लिखा गया, जैसे हम कहेंगे स्तंभ लेख। और शिलालेख का मतलब है सीधा पत्थर के ऊपर जो लिखा गया है, ना तो उसको समतल किया गया, ना उसके ऊपर पॉलिश की गई, ना उसके ऊपर चमकदार बनाया गया, जो जैसा पत्थर था वैसा उसके ऊपर लिख दिया, उसे हम कहेंगे शिलालेख। और हमने अगर स्तंभ बनाया है, बनाकर उसको समतल किया है, उसको चमकीला बनाया है, फिर उसके ऊपर लिखा है, तो वो हमारा हो जाएगा स्तंभ लेख। मूर्ति लेख, किसी मूर्ति के ऊपर लिखा हुआ तो मूर्ति लेख हो जाएगा। गुहा लेख यानी किसी गुफा में अगर कोई लिखा हुआ लेख है तो वो गुहा लेख के अंतर्गत हो जाएगा। तो ये हमारे अभिलेख। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों का महत्व क्या है? इस अभिलेख जो है ये इतिहास जानने के एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है? महत्वपूर्ण स्रोत होने का कारण क्या है? सबसे पहला और कॉमन कारण ध्यान रखना, ये इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है और इससे हमें तत्कालीन समय की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक जानकारी मिलती है। ये सब में कॉमन रखना है। चाहे किसी भी स्रोत का आ जाए कि स्रोत का हमारे इतिहास में महत्व क्या है, तो ये तो कॉमन बात है कि सभी स्रोतों से हमें धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और जानकारी प्रदान होगी। लेकिन अभिलेखों का महत्व कुछ ज्यादा है, वो इसलिए है, पहली चीज अभिलेखों पर स्थान अभाव होने के कारण, स्थान अभाव होने के कारण अनावश्यक चीजें नहीं लिखी है, अनावश्यक बातें या अनावश्यक चीजें हम कह सकते हैं नहीं लिखी गई। पहली चीज। पहली चीज अभिलेखों पर स्थान अभाव। स्थान अभाव का मतलब जगह कम होने के कारण, क्योंकि अभिलेख अगर लगवाएंगे तो जगह कम है और जगह कम होने के कारण इसके ऊपर अनावश्यक बातें नहीं लिखेंगे, जो बातें काम की है वही लिखी जाएगी संक्षिप्त रूप में। तो अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि इसके ऊपर अनावश्यक बातें नहीं है। अगर हम किताब देखें, पुस्तक देखें तो उसमें एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा अनावश्यक बातें भी लिखी जाती है,
बड़ा किया जाता है, लेकिन अभिलेख क्या है, जगह कम है, इसके कारण अनावश्यक बातें नहीं लिखी जाती। दूसरी चीज, अभिलेख से हमें तत्कालीन समय की राजनीतिक जानकारी मिलती है। राजनीतिक जानकारी का मतलब था कि उस समय राजा कौन था और उस राजा की उपलब्धियां क्या थी, उन उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। यानी तत्कालीन समय के राजनीतिक या हम लिखते हैं तत्कालीन समय के शासक की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। शासक की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। तीसरी चीज, अभिलेख के ऊपर तिथि अंकित होती है। अधिकांश अभिलेखों पर तिथि अंकित है और तिथि अंकित होने के कारण हम ये पता लगा सकते हैं कि वो राजा किस समय तक राज कर रहा था। यानी राजा का कालक्रम पता लगा सकते हैं किसके माध्यम से, तिथि अंकन के माध्यम से। यानी अभिलेख के ऊपर तिथि अंकित होती है और ये समसामयिक होते हैं। समसामयिक का मतलब था उस समय से संबंधित होते हैं। तिथि अंकित होती है और ये समसामयिक यानी उस समय से संबंधित होते हैं, इसलिए हम इसके ऊपर जानकारी प्रदान कर सकते हैं। हमें ये इतिहास संबंधित जानकारी मिलती है। इसके अलावा राजा अगर कोई नया काम करता था तो वो भी अभिलेखों के माध्यम से दर्शाता था कि उसने नया काम क्या किया। अब आता है कि प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं जिनसे मेरी जानकारी मिलती है। तो प्रमुख अभिलेखों की बात करें तो सबसे पहला नाम ध्यान रखना अशोक का। अशोक प्रथम राजा था या प्रथम शासक था जिसने अपना शासन, अशोक प्रथम राजा था जिसने अपना शासन अभिलेखों के माध्यम से चलवाया। अशोक भारत का प्रथम राजा था जिसने अपना शासन अभिलेखों के माध्यम से चलवाया। और उन्हें प्रेरणा मिलती है ईरान के शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। ईरान के शासक दारा प्रथम या डेरियस प्रथम से प्रेरणा मिलती है और अशोक ने यह काम करना प्रारंभ कर लिया। अशोक के बाद अगर बात करें तो अशोक के बहुत सारे शिलालेख जिनका अध्ययन अशोक में हम मौर्य काल में करेंगे। इसके अलावा गुप्त काल में समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त मौर्य के, स्कंदगुप्त के शिलालेख, हर्षवर्धन के शिलालेख, इस प्रकार सभी प्रकार के शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं जिनसे हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। ये तो था अभिलेख। अभिलेख के बाद तीसरा आता है सिक्के एवं मुहरे। तो अभिलेख और अभिलेख के बाद आता है सिक्के एवं मुहरे। एक बार अभिलेख को वापस देख लेते हैं। अभिलेख किसी भी वस्तु के ऊपर लिखना अभिलेख कहलाता है और जिनसे मानव जीवन प्रभावित होता हो। अभिलेख हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें स्थान अभाव होने के कारण अनावश्यक बातें नहीं लिखी गई और इसमें तत्कालीन समय के राजा की या शासक की उपलब्धियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके ऊपर तिथि अंकित होती हैं, समसामयिक होते हैं, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और अभिलेखों के अलग अलग प्रकार पढ़ सकते हैं, शिलालेख, स्तंभलेख, मूर्तिलेख, गुहालेख, अलग अलग प्रकार के अभिलेख में प्राप्त होते हैं। अशोक पहला शासक था जिसने अपना शासन अभिलेखों के माध्यम से चलवाया और इसको ये प्रेरणा मिली थी ईरान के शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से। अब अगला आता है सिक्के। सिक्के या मुहरे। सिक्के एवं मुहरे भी इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
अब महत्वपूर्ण श्रेष्ठ सिक्के क्यों हैं? क्योंकि अब यहाँ पर सीधा प्रश्न बनता है कि सिक्कों या मोहरों से हमें कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। सीधा प्रश्न यही बनता है कि इससे हमें कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहली चीज, सर्वप्रथम सिक्के जो थे वो चांदी और तांबे के बनाए गए थे, चांदी वो तांबे। और भारत में इन सिक्कों पर किसी भी प्रकार का कोई लेख नहीं होता था, कोई लेख नहीं होता था, केवल चित्र था। और इन चित्रों को ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। इन सिक्कों को, इन मोहरों को ठप्पा मारकर बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें पंचमार्क या आहत मुद्रा कहते हैं, या पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। अब यहां पर प्रश्न सीधा बनेगा कि प्राचीन भारत में कौन से सिक्के चलते थे? तो प्राचीन भारत में जो सिक्के चलते थे वो पंचमार्क या आहत सिक्के चलते थे। पंचमार्क सिक्के होते कैसे थे? चांदी और तांबे के होते थे, लेकिन इसके साथ साथ इस पर चित्र बने हुए थे, कोई लेख नहीं था, केवल चित्र बने हुए थे। और वो चित्र भी किसके थे? पंचमार्क यानी 5 मार्क किए हुए थे। अगर उनमें हम बात करें, आसमान, चंद्रमा, पेड़, हाथी, इनके चित्र उसके ऊपर बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के सिक्कों को पंचमार्क सिक्के कहा गया। ये तो थे पंचमार्क सिक्के, आहत सिक्के, ध्यान रखना, क्योंकि प्राचीन भारत की शुरुआत आहत सिक्कों से होती है। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि लेख वाले सिक्कों का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ। लेख वाले सिक्के, भारत में लेख वाले सिक्के सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने चलाए। भारत में लेख वाले सिक्के सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने चलाए। भारत में लेख वाले सिक्के हिंद यवन, इन शासकों को इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। कई किताबों में इंडो ग्रीक मिलेगा, हिंद यवन, इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। और इन शासकों ने सबसे पहले भारत में लेख वाले सिक्के चलाए, ध्यान रखना, जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ हो, चाहे वो राजा का नाम लिखा हुआ हो, टकसाल का नाम लिखा हुआ हो, देवी देवता का नाम लिखा हुआ हो, सारा लिखा हुआ हो। उससे पहले भारतीय सिक्कों पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, इस बात का ध्यान रखें। और भारत में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय, सोने के सिक्के चलाने का श्रेय कुषाण शासक, नाम था विम कडफिसस, विम कडफिसस को जाता है। विम कडफिसस ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। तो यहाँ पर 2 बातें याद रखना। इसके अलावा चांदी के सिक्के अधिक मात्रा में जो हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजा उसने चलवाए थे। तो यहाँ पर 2 चीज़ याद रखना, पहले तो आज सिक्कों के बारे में, और दूसरा लेख वाले सिक्कों के बारे में, और सोने के सिक्कों के बारे में। ये 3 चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है। अब आता है कि इनसे हमें जानकारी क्या क्या मिलती है। तो नाम से स्पष्ट है सिक्के, और यहाँ पर हमें रटने के बजाय कंसेप्ट पर ध्यान देना है कि सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहली जानकारी, हमें राज्य की सीमाओं की जानकारी मिलती है। सीमाओं की जानकारी, सीमाओं की जानकारी कैसे मिलती है कि जहां जहां वो सिक्के मिले हैं वहां वहां उस राजा का राज्य क्षेत्र है, राज्य की सीमाओं की जानकारी। दूसरा, भारत में तिथि बाद में तिथि युक्त मिले, और तिथि युक्त होने के कारण कालक्रम गणना की जा सकती है, कालक्रम की जानकारी मिलती है। तिथि युक्त होने के कारण कालक्रम की जानकारी मिलती है। इसके अलावा उन पर चित्र, और चित्र में कई बार राजा का स्वयं का चित्र, राजा का चित्र मिला है, और उसके साथ साथ उसकी तिथि मिली है, और राजा का नाम भी मिला है। यानी हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि सिक्कों पर राजा का
चित्र भी मिलता है, कई बार राजा का नाम भी मिलता है और तिथि भी मिलती है, जिससे पता चल सकता है कि राजा कौन सा था, उसका कालक्रम क्या था, और उसके साथ साथ राजा का फोटो भी प्राप्त हो जाता है और उसकी सीमाओं की जानकारी मिलती है, राजा के रुचि की जानकारी मिलती है। रुचि की जानकारी कैसे मिलती है कि राजा की रुचि किसमें है। जैसे उदाहरण लें हम इसमें रुचि में, तो हमें समुद्रगुप्त का एक सिक्का मिला है। समुद्रगुप्त का सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। मतलब ये हुआ कि समुद्रगुप्त की रुचि किसमें थी, वीणा बजाने में थी। इसकी जानकारी हमें वहां से प्राप्त होती है। इसके अलावा राजा की धार्मिक जानकारी मिलती है, और धार्मिक जानकारी की हम बात करें तो हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त के सिक्के मिलते हैं कार्तिकेय प्रकार के, और उस कार्तिकेय प्रकार से हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त शिव का उपासक था। यानी उसकी धार्मिक स्रोत क्या था, वो किस धर्म का उपासक था, उसकी जानकारी भी सिक्कों से मिलती है। इसके साथ साथ साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है हमें, राजा के कालक्रम की जानकारी मिलती है, राजा की रुचि की जानकारी मिलती है, राजा की धार्मिक जानकारी मिलती है, साथ साथ में राजा की आर्थिक जानकारी मिलती है। आर्थिक जानकारी कैसे मिलती है, तो आर्थिक जानकारी का मतलब है कि जो सिक्के बनाए गए हैं वो कैसे हैं, उसमें धातु की मात्रा ज्यादा है कम है। क्योंकि हमने देखा है और आगे हम देखेंगे गुप्त काल में कि गुप्त काल के प्रारंभिक सिक्के क्या थे, उसमें धातु की मात्रा ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे गुप्त काल का पतन हुआ वैसे वैसे धातु की मात्रा कम होनी प्रारंभ हो गई। यानी पहले तो मात्रा ज्यादा थी, ज्यादा होने का मतलब है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, अच्छी थी, जब उसने धातु की मात्रा ज्यादा डाल दी। लेकिन जब आर्थिक स्थिति कम होने लगी तो धातु की मात्रा को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। इससे पता चलता है कि उसमें राजा की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो ये हमें जानकारी मिलती है सिक्कों से, यानी उस राज्य की सीमाओं की जानकारी, या हम लिखते हैं राज्य का साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। तिथि युक्त होने के कारण कालक्रम की जानकारी मिलती है, राजा का नाम अंकित होने का राजा की जानकारी मिलती है, उनकी रुचि की जानकारी मिलती है, धार्मिक जानकारी मिलती है और उनकी आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है। और प्रमुख सिक्कों की बात हम करें तो समुद्रगुप्त के सिक्के जो हमने पढ़ लिए थे वीणा प्रकार के, इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों की जानकारी मिलती है, जिसमें उसने लिखा है साम्राज्य विस्तार संबंधित अश्वमेघ सिक्के, और अश्वमेघ यज्ञ करने के सिक्के भी प्राप्त होते हैं। तो इसके बाद आता है भवन और स्मारक, जिसे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।